दरवाज़ा खोलो माहिरा। अगर मैं खुद अंदर आया ना तो तुम्हें चलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। अबीर बाहर से गुस्से में चिल्लाया। माहिरा उस वक्त अबीर के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी और उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। सुहागरात को लेकर वो अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अबीर कमरे के अंदर ना आ सके बस इसलिए उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया था। काफी देर तक अबीर दरवाजा बजाता रहा, लेकिन जब माहिरा ने दरवाजा नहीं खोला तो वो खिड़की से कूदकर कमरे के अंदर आने लगा। माहिरा इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि खिड़की पर खड़ा अबीर उसे ही देख रहा है। वो उस वक्त अपने कपड़े बदल रही थी। तभी अचानक अबीर को सामने देखकर वो बुरी तरह घबरा गई और अपनी धड़कनों को हाथों से छुपाने लगी। उसने आगे बढ़कर तुरंत माहिरा को दीवार से लगा लिया और उसके होठों के करीब आकर बोला, मेरी जान, अब दरवाजा लॉक करने की सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। अबीर अपने सामने इतना हसीन नजारा देखकर बुरी तरह बेकाबू हो गया था। तुमने मेरे तोते के साथ क्या किया है? वो लाउंज में दाखिल होते ही बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाई थी। अबीर ने चिढ़कर तुरंत अपने कानों में उंगली डाल ली और नापसंदगी से माहिरा को देखने लगा, जो इस वक्त उसके और टीवी के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। अबीर ने हाथ के इशारे से उसे साइड हटने के लिए कहा। साइड पर हो जाओ, मैं न्यूज देख रहा हूँ। लेकिन वो अपनी जगह से जरा सी भी नहीं हिली। सामने बैठे उस जल्लाद की आंखों में आंखें डालकर वो गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने मेरे तोते के साथ क्या किया है। अब की बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। ये सुनते ही अबीर के माथे पर ढेर सारे बल पड़ गए और एक झटके से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अबीर को इस तरह गुस्से में खड़ा देखकर माहिरा डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो उस शख्स के जुनून को अच्छे से जानती थी। वो खुद को संभालती हुई बोली, देखो, मुझसे दूर हटकर बात करो और सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब दो। अबीर ने बहुत ही नॉर्मल लहजे में जवाब दिया, तोते के साथ मैंने वही किया है जो तुम 24 घंटे मेरे दिल के साथ कर रही हो। अबीर की आवाज भले ही नॉर्मल थी, लेकिन उसकी आंखें कोई और ही खतरनाक कहानी सुना रही थी। माहिरा से ज्यादा देर तक उसकी आंखों में देखा नहीं गया, इसलिए उसने अपनी नजरें हटा ली। उसने कहा, मुझे मेरा तोता वापस ला कर दो। अगर तुमने शाम तक मुझे मेरा तोता वापस नहीं दिया तो मैं सीधे दादाजी के पास जाऊंगी और तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मैं उन्हें साफ साफ बताऊंगी कि तुमने कार रेसिंग के चक्कर में उनकी फेवरेट कार को खाई में फेंक दिया था और तुम खुद भी उसमें गिरते गिरते बचे थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम दादाजी के पास जाकर इस कबीर की शिकायत करोगे? ये कहते हुए उसने माहिरा के बालों की एक लट को अपनी उंगली पर लपेटा और फिर एक झटके से माहिरा को अपनी तरफ खींच लिया। माहिरा के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और वो सीधे अबीर के मजबूत सीने से जा टकराई। जब उसकी धड़कनें अबीर के सीने से टकराई तो वो अंदर तक कांप उठी। उसने बचने की कोशिश करते हुए कहा, दूर हो जाओ मुझसे, वरना मैं तुम दादाजी को कुछ नहीं बताओगी और ये मेरा हुक्म है। अबीर ने बीच में ही उसकी बात काट दी और माहिरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में दबोच लिया। चेहरे पर दबाव पड़ते ही माहिरा के होठों से एक दर्द भरी सिसकी निकली, लेकिन उस बेरहम इंसान को उसकी कोई परवाह नहीं थी। माहिरा बिना पानी की मछली की तरह उसकी गिरफ्त में फड़फड़ा रही थी और खुद को आजाद करने की पूरी कोशिश कर रही थी। आखिरकार अबीर को उस पर थोड़ा तरस आ गया। उसने गुस्से में माहिरा को सोफे पर पटक दिया और अपना एक हाथ सोफे के हैंडल पर टिकाकर बेहद भारी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें हजारों बार समझाया है कि मुझे चीखने चिल्लाने वाली लड़कियां जरा भी पसंद नहीं है। पहले मैं तुम्हारी इन हरकतों को नादानी समझकर माफ कर देता था, लेकिन अब दोबारा माफ नहीं करूंगा। आगे से मेरे सामने कभी इस लहजे में बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माहिरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, तुमसे बुरा तो वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह माहिरा मैडम, तुम तो मुझे मुझसे भी बेहतर जानने लगी हो। अगर तुम्हें मेरे बारे में इतना पता है तो तुम्हें मुझसे पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि मैं किसी की गलती को बार बार माफ नहीं करता। वो इतने नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था कि माहिरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। माहिरा की सुई अभी तक उसी बात पर अटकी हुई थी। वो फिर से चिल्लाई, तुमने मेरे तोते के साथ क्या किया है? मुझे सिर्फ इतना बताओ। वो इस इंसान से इतनी बहस सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि बात उसके तोते की थी। उस तोते को उसने 1 महीने पहले ही अपने दोस्त से लिया था और वो अपना ज्यादातर वक्त उसी के साथ गुजारती थी। हवेली के सब लोग जानते थे कि माहिरा उस तोते को कितना चाहती है, लेकिन अबीर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि माहिरा उसके अलावा किसी और चीज पर जरा सा भी ध्यान दे।
मायरा ने गुस्से में पूछा। मुझे बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त है, मैं खुद जाकर अपना तोता वापस लाऊंगी। अबीर ने मजे लेते हुए कहा। वो दोस्त तो इंग्लैंड चला गया। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं वीडियो कॉल पर तुम्हारे तोते से बात करवा सकता हूँ। वो बड़े ही मजाकिया अंदाज में ये बात कहता हुआ मायरा के गाल थपथपाकर कमरे से बाहर चला गया। मायरा वही खड़ी गुस्से में उसे जाते हुए देखती रह गई। तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मेरा बच चले तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार डालूं। एक कहकर उसने गुस्से में अपने पैर जमीन पर पटके और वहां से चली गई। उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे और उसे अपने तोते की बहुत याद आ रही थी। रात के वक्त जब मायरा खाने की टेबल पर नहीं आई तो दादाजी को फिक्र होने लगी। उन्होंने वफा से कहा, अरे वफा, जाओ मायरा को बुला कर लाओ, आज उसकी पसंद की बिरयानी बनी है। वफा ने जवाब दिया, दादाजी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अपने कमरे में आराम कर रही है। ये सुनते ही अबीर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, आप रुकिए दादाजी, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। अबीर सीधे मायरा के कमरे के पास पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अबीर के पास सब्र नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं, और खासकर जब बात माहिरा की हो तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता था। उसने जोर से दरवाजे का हैंडल घुमाया और बिना पूछे सीधे कमरे के अंदर चला गया। माहिरा अभी अभी वॉशरूम से नहाकर निकली थी। उसके गीले कपड़े उसके वजूद से चिपके हुए थे। उसने अचानक कबीर को अपने कमरे के दरवाजे पर देखा। उसे देखते ही माहिरा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अपने सीने पर हाथ रख लिया। अबीर को उसकी ये घबराहट देखकर मजा आ रहा था। मायरा ने अपनी उंगली उठाई और धमकी भरे लहजे में बोली, वहीं पर रुक जाओ, खबरदार, जो तुमने मेरे करीब आने की कोशिश भी की। अबीर ने उसे गहरे अंदाज में देखा, कहने लगा, खुद को छिपाने की कोशिश मत करो लड़की, मुझे सब साफ साफ नजर आ रहा है। उसकी इस बात ने मायरा को अपनी जगह पर सुन कर दिया था। मायरा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? जाओ यहाँ से, वरना मैं दादाजी को बुला लूंगी। उसकी आंखों में आंसू देखकर अबीर एक पल के लिए रुक गया, फिर कहने लगा, नीचे चलो, दादाजी तुम्हें खाने के लिए बुला रहे हैं। तुम जानती हो कि वो तुम्हारे बिना खाना नहीं खाते, फिर ये ड्रामा क्यों कर रही हो? मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर उन्हें बता दो। अबीर थोड़े तेज लहजे में बोला, मैं यहाँ तुम्हारा मैसेज पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जल्दी से नीचे चलो, दोबारा मुझे ये बात ना कहनी पड़े। मायरा को भी गुस्सा आ गया। वो बोली, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी हूँ कि तुम मुझ पर इस तरह हुक्म चलाते फिरो। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी। तुम्हें मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मिस्टर अबीर। अबीर कहने लगा, लगता है तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगे। एक कहते ही उसने उसका हाथ पकड़ा और एक झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। मायरा सीधे उसके सीने से जा टकराई। उसकी तेज सांसों की गर्मी अबीर अपने सीने पर महसूस करने लगा। वो अंदर से बेचैन होने लगा। जब भी वो उस लड़की के इतने करीब होता था, उसके जज्बात काबू से बाहर होने लगते थे। मायरा ने उससे दूर हटने की कोशिश की, लेकिन अबीर ने उसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। उसने उसकी वो कोशिश भी नाकाम कर दी। वो मायरा के कान के पास झुका और भारी आवाज में कहने लगा, मुझे कोई बदतमीजी करने पर मजबूर मत करो लड़की, जैसा कहा है बिल्कुल वैसा करो। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। 2 मिनट के अंदर तुम मुझे खाने की टेबल पर मिलनी चाहिए। एक कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। अबीर के जाने के बाद मायरा बेड पर बैठ गई। वो अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। ये शख्स उसे बचपन से ही पसंद नहीं था। मायरा अच्छे से जानती थी कि अबीर की नजर में प्यार का कोई मतलब नहीं था। उसकी नजर में मोहब्बत का असली नाम ही किसी पर कब्जा करना था। जब भी अबीर इस तरह मायरा पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करता, तो मायरा के दिल में उसके लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। खैर, ठीक 5 मिनट के बाद मायरा सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई। जब अबीर ने उसे टेबल की तरफ आते देखा, तो उसने अपनी गर्दन झुकाई और चुपके से मुस्कुरा दिया। उसे ये बात बहुत अच्छी लगती थी, जब ये लड़की उसकी हर बात मान लेती थी। बल्कि सच तो यह था कि मायरा से अपनी हर बात मनवाने में उसके दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस होता था। खाने की टेबल पर बैठते ही मायरा को अपने चेहरे पर अबीर की नजरों का एहसास होने लगा था, और वो बहुत अच्छे से जानती थी कि अबीर उसे इस तरह क्यों घूर रहा है। इसी घबराहट की वजह से वो बार बार अपने दुपट्टे को ठीक करने लगी। तभी इस खामोशी को तोड़ते हुए दादाजी बोले, बेटा मायरा, तुम्हारी पढ़ाई का क्या चल रहा है? दादाजी की बात सुनते ही अबीर ने टेबल के नीचे से मायरा के पैर पर अपना पैर मार दिया, ताकि वो होश में आ सके। इस अचानक लगे झटके से मायरा के मुंह से हल्की सी कराह निकली और वो बिल्कुल सीधी होकर बैठ गई। दादाजी ने फिक्र के साथ पूछा, अरे बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना?
मायरा ने खुद को संभालते हुए तुरंत जवाब दिया, जी दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद उसने तिरछी नजरों से अबीर को देखा, जो अभी उसे देखकर मजे से मुस्कुरा रहा था। दादाजी, बस 2 दिन में मेरा रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही मैं आगे एडमिशन लेने के बारे में सोचूंगी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, ये बात तो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल ही गई थी कि तुम्हारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं। अच्छा ये बताओ, आगे के लिए तुमने क्या सोचा है? कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की है? हाँ दादाजी, मैंने अपने लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी सोची है, मैं वही जाना चाहती हूँ। महरा की ये बात सुनते ही अभी रोबीले लहजे में बोला, तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए 2-3 दूसरी यूनिवर्सिटीज पसंद करके रखी है, मैं खुद तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा और फिर तुम्हें जो भी पसंद आए तुम उसमें एडमिशन ले लेना। अभी रिया भी अपनी मर्जी उस पर थोप रहा था। मायरा ने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया और सीधे दादाजी की तरफ मुड़ गई। दादाजी, आप प्लीज इसे समझा दीजिए कि मेरे किसी भी मामले में अपनी दखलंदाजी करना बंद करे। गुस्सा आने की वजह से मायरा का लहजा काफी तेज हो गया था, जिसे देखकर दादाजी ने उसे बीच में ही टोक दिया। ये क्या बदतमीजी है मायरा, अभी तुमसे उम्र में 3 साल बड़ा है, उसे तमीज से बात किया करो। दादाजी ने गुस्से में कहा। मायरा ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, मैं उसे उसी वक्त तमीज से बात करूंगी जब ये मेरे मामलों में दखल देना बंद कर देगा। इसे साफ साफ बोल दे कि मुझे 100 फीट की दूरी पर रहा करे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये मुझ पर अपना हुक्म चलाए। मायरा ना जाने कौन से गुस्से में थी, जो उसके मुंह में आ रहा था वो बस बोले जा रही थी। दादाजी उसे हैरान होकर देख रहे थे, जबकि अबीर का गुस्से के मारे बुरा हाल था। वो खाना बीच में ही छोड़कर उठकर चला गया और आसमा बेगम उसके पीछे पीछे भागी थी। इधर दादी ने भी मायरा को सुनाया, तुम्हें क्या जरूरत थी ये फिजूल की बातें करने की? अपने अंदर थोड़ा सब्र और बर्दाश्त पैदा करना सीखो, क्योंकि जिंदगी इस तरह नहीं गुजरती। मायरा ने चिढ़कर कहा, दादी, मैं बचपन से ही सब्र करती आ रही हूँ, बस अब मुझसे और सब्र नहीं होता। अब मैं इस शख्स का कोई भी हुक्म नहीं मानूंगी। मैं आप सबको बता रही हूँ, अगर अब किसी ने भी मुझ पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। एक कहकर वो भी गुस्से से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही दादाजी ने अपना सिर दोनों हाथों में पकड़ लिया और बोले, न जाने इन दोनों का क्या होगा, वे हर वक्त बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं। दादी ने बात बढ़ाते हुए कहा, अगर अभी जिद्दी है तो हमारी मायरा में भी सब्र नाम की चीज नहीं है। अगले दिन मायरा अपने भाई आमिर के साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गई। सारे फॉर्म जमा करने के बाद जब वो वापस आई तो घर के दरवाजे पर ही उसकी मुलाकात अबीर से हो गई। अबीर ने उसे देखते ही सख्त लहजे में पूछा, कहाँ गई थी तुम? हवेली में उस वक्त उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। अमीर उसे ड्रॉप करके अपने दोस्तों के साथ निकल गया था और बाकी घर वाले चाचा जी के घर दावत में गए हुए थे। मायरा भी अपना काम खत्म करके वही जाना चाहती थी, लेकिन ये जल्लाद उसे फिर से रोकने आ गया। मायरा ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं जहाँ भी जाती हूँ दादाजी को बताकर जाती हूँ। तुम्हें मेरी हर बात से मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर अबीर। उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ने ही वाली थी कि अबीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका रास्ता रोक दिया। उसे मायरा की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी सांसें और तुम्हारे वजूद से जुड़ा हर फैसला, इन सब बातों से मतलब रखना मेरा पैदाइशी हक है मायरा। अबीर की ये बात दिमाग पर हथौड़ी की तरह लग रही थी। वो बोला, क्या तुम भूल गई हो या मुझे फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारी जिंदगी की डोर उस दिन से मेरे हाथ में है जिस दिन से तुमने होश संभाला है। मायरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, इसे हक नहीं कहते अबीर, इसे कब्जा करना कहते। तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। तुमने बस जबरदस्ती के रिश्ते और डर की दीवारें खड़ी कर रखी है। बचपन से आज तक तुमने मेरी पसंद, मेरी नापसंद और मेरी मर्जी को अपने पैरों तले रौंदा है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इस तरह तुम मुझे अपना गुलाम बना लोगे? अबीर के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मायरा को अपनी बाहों के घेरे में पूरी तरह कैद कर ले और धीरे से बोला, तुम इसे कब्जा कहो, जुनून कहो या मेरा ईगो, सच तो यह है कि तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला मेरी मर्जी से होता है। तुम्हारे दिल की धड़कन भी अगर मेरी इजाजत के बिना तेज होती है तो मुझे उससे भी मतलब होता है। तुम अबीर शाह की वो जिद हो जिससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। माहिरा की आवाज कांप रही थी और उसका लहजा सख्त था। तुम एक बीमार दिमाग के इंसान हो। कब तक, आखिर कब तक तुम मुझे अपनी मुट्ठी में बंद रखोगे? एक दिन ये मुट्ठी जरूर खुलेगी और तुम देखना, मैं तुम्हारी इस केस से इतनी दूर निकल जाऊंगी कि तुम मुझे ढूंढते रह जाओगे। अबीर ने झुककर उसके गाल पर आ रही लट को अपनी उंगली से पीछे किया।
उसके छूने भर से माहिरा का वजूद कांप उठा। जिस दिन तुम मुझसे दूर जाने का सोचोगी ना माहिरा, उस दिन तुम अपनी सासों से भी हाथ धो बैठोगी, क्योंकि अबीर शाह अपनी चीज ना किसी के साथ बांटता है और ना ही उसे किसी और के लिए छोड़ता है। तुम मेरी हो और ये सच तुम्हारी रूह में भी बसा है, चाहे तुम्हारी जुबान इससे कितना ही इनकार क्यों ना करे। उसने माहिरा की आंखों में पलते डर को जिद भरी नजरों से देखा और पीछे हटकर उसे रास्ता दे दिया। माहिरा भागते हुए अपने कमरे में चली गई, जबकि वो उसे मुस्कुराते हुए देखता रहा। माहिरा ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। जो नाम जबरदस्ती उसके नाम के साथ जोड़ा गया था, वो उसे हर हाल में मिटा कर रहेगी। दूसरी तरफ अबीर भी अपने दिमाग में नई प्लानिंग कर रहा था। वो एक सेकंड के लिए भी इस लड़की को अब अकेला नहीं छोड़ेगा। उसे जो हक मिला है वो अब उसका पूरा इस्तेमाल करेगा। रात के करीब 11 बज चुके थे और घर के बाकी लोग भी वापस हवेली आ गए थे। माहिरा आज चाचा के घर नहीं गई थी। उसने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना लिया था। अबीर भी उस वक्त घर पर ही मौजूद था और वो थोड़ी थोड़ी देर में नौकरानी को माहिरा के कमरे में भेजकर उसकी खबर लेता रहता था। माहिरा उसकी इस हरकत से भी बहुत ज्यादा डर गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस हवेली से कहीं दूर भाग जाए। रात का खाना खाने के बाद वो हिम्मत जुटाकर दादाजी के कमरे में चली गई। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अबीर पहले से ही दादाजी के कमरे की बालकनी में खड़ा है। माहिरा ने कुर्सी खींची और दादाजी के करीब बैठते हुए कहा, दादाजी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। दादाजी ने हमेशा की तरह प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, हाँ मेरा बच्चा, बोलो क्या बात है। मैं चाहती हूँ कि बचपन में हमारे बीच जो ये जबरदस्ती का रिश्ता बनाया गया था, अब उस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी और अबीर की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। उसे अपने शौहर के रूप में कबूल करना तो बहुत दूर की बात है, मैं उसे अपनी जिंदगी में एक दोस्त की तरह भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वही इंसान मुझे इतना जहर लगता है कि अगर मेरा बस चले तो मैं अपने ही हाथों से उसकी जान ले लूं। बात करते करते माहिरा एकदम जज्बाती हो गई थी और उसकी बातों में अबीर के लिए नफरत साफ झलक रही थी। दादाजी उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लड़की अपने अंदर अबीर के लिए इस कदर नफरत छुपाकर बैठी हुई है। ये सारी बातें बालकनी में खड़ा अबीर अपने कानों से साफ साफ सुन रहा था और उसके अंदर भी गुस्से का एक भयानक तूफान उठ रहा था। वह असल में थोड़ी देर पहले दादाजी के पास अपनी और माहिरा की शादी की बात करने ही आया था, लेकिन दादाजी ने उस वक्त उसे साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि अभी उन दोनों की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने अबीर से वादा किया था कि ठीक 2 साल के बाद वो उन दोनों की बहुत धूमधाम से शादी करवा देंगे। लेकिन अब अपनी पोती के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उन्हें बड़ी फिक्र होने लगी थी। दादाजी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम भी जानते हो कि निकाह कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। मायरा ने तुरंत पलट कर कहा, दादाजी, ये मेरे साथ गुड्डे गुड़ियों का ही खेल खेला गया था, और वो भी उस वक्त जब मैंने ठीक से होश भी नहीं संभाला था। मैं भला एक ऐसे रिश्ते को कैसे कबूल कर सकती हूँ जिसमें मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तकलीफें लिखी है। आप खुद जानते हैं कि वो एक साइको और बीमार दिमाग का इंसान है, जिसे सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर अपना हुक्म चलाने का शौक है। माफी चाहती हूँ, मगर मैं ऐसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। उसने दो टूक अंदाज में अपना आखिरी फैसला सुनाया और जाने के लिए उठ खड़ी हुई, लेकिन जैसे वह कमरे से बाहर जाने के लिए पलटी, सामने खड़े अबीर को देखकर उसके कदम वही जमीन में जम गए। अबीर को अचानक अपने सामने पाकर माहिरा की हालत ऐसी हो गई थी मानो उसके जिस्म का सारा खून ही सूख गया हो। अबीर इस वक्त उसे अपनी आंखों से कच्चा चबा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। माहिरा उसे अपनी नजरें चुराती हुई तुरंत उसके पास से होकर कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही अबीर ने गुस्से में कहा, दादाजी, अब तो आपने खुद अपने कानों से सुन लिया होगा कि मैडम मेरे बारे में किस तरह के ख्यालात रखती है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द मैं इसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। वो गुस्से में अपने दांत पिसते हुए दादाजी के सामने बोला। दादाजी ने उसे डांटते हुए कहा, खबरदार जो तुमने उसे कुछ भी कहने की हिम्मत की। अगर वो तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोचती है तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। तुम क्यों हर वक्त उसके सिर पर साया बनकर मंडराते रहते हो? तुम उसे थोड़ी सी आज़ादी क्यों नहीं दे देते और उस पर थोड़ा भरोसा करना क्यों नहीं सीखते? मुझे उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं वो अपनी नासमझी और बेवकूफ़ियों की वजह से खुद को किसी बड़ी मुश्किल में ना फंसा ले। एक कहकर वो खुद भी खामोशी से दादाजी के पास बैठ गया, लेकिन मायरा की कही हुई बातें इस वक्त हथौड़ी की तरह उसके दिमाग पर चोट कर रही थी। उधर मायरा भी भागकर अपने कमरे में आ गई थी।
और गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसे सुनकर वो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। लेकिन जब दरवाजा खुला तो कमरे में दाखिल होने वाली उसकी बहन शिफा थी। शिफा ने जब मायरा के चेहरे की उड़ी हुई हवाएं देखी तो पूछे बिना रह ना सकी, अरे मायरा, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों हो? शिफा की आवाज सुनते ही मायरा दौड़कर जोर से उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो रोते हुए बोली, शिफा, मुझे अभी से शादी नहीं करनी है और ना ही मुझे उसकी बीवी बनना है। प्लीज तुम मेरा उस इंसान से किसी भी तरह पीछा छुड़वा दो, क्योंकि मैं उसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं जब भी उसे देखती हूँ तो मेरा खून गुस्से से खौलने लगता है। मैं अपनी सारी जिंदगी उस घुटन में रहकर नहीं गुजार सकती। उस वक्त मायरा का दिल कर रहा था कि वो इस हवेली से कहीं गायब हो जाए, जहाँ आबिर का साया भी उस पर ना पड़ सके। शिफा ने भी उसे यही सलाह दी कि आबिर से पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम ये घर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाओ, क्योंकि इसके अलावा तुम उनसे कभी भी छुटकारा हासिल नहीं कर पाओगे। ये सुनकर मायरा हैरान रह गई और बोली, तुम पागल तो नहीं हो गई शिफा? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं इस तरह घर छोड़कर चली गई तो बेचारे दादाजी का क्या होगा? वो तो दुनिया के सामने शर्मिंदगी के मारे मर ही जाएंगे और उनका भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। शिफा ने उसे समझाते हुए कहा, अगर तुम्हें इन सब लोगों की इतनी ही परवाह है तो फिर तुम इनके फैसले को चुपचाप कबूल क्यों नहीं कर लेती? दादाजी ने तुम दोनों के निकाह का फैसला बहुत सोच समझ कर ही किया था और वो अबीर को तुमसे भी ज्यादा बेहतर जानते हैं। मायरा ने गुस्से में अपना सिर झटका और बोली, जब मेरा आबिर के साथ निकाह हुआ था तो वो इतना छोटा था कि खुद भी नहीं जानता था कि बड़ा होकर इस कदर जालिम और जिद्दी बन जाएगा। खैर, मैंने अब अपना आखिरी फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस इंसान के साथ शादी के लिए कभी हामी नहीं भरूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा है तो फिर मेरी भी जिद ही सही। इसके बाद उसने शिफा से कहा कि अब लाइट बंद कर दो, क्योंकि मुझे नींद आ रही है, और ये कहते हुए सिर तक चादर तान कर लेट गई, जबकि शिफा उसे बस बेबसी से देखती ही रह गई। शिफा ने मन ही मन दुआ की, या मेरे अल्लाह, इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए थोड़ी सी पसंद पैदा कर दे। मुझे तो डर है कि कहीं किसी दिन ये सच में एक दूसरे का सिर ही ना फोड़ ले। अबीर ने इस बार भी अपनी जिद पूरी करके ही दम लिया था, क्योंकि उसने मायरा का एडमिशन अपनी ही यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। मायरा ने जैसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर कदम रखा, उसे तुरंत इस बात का पता चल गया कि अबीर पहले ही वहाँ तकरीबन सब लोगों से उसे अपनी बीवी के तौर पर मिलवा चुका है। यूनिवर्सिटी के सारे लड़के तो अब मायरा की तरफ आंख उठाकर देखने से भी बच रहे थे, और दूसरी तरफ लड़कियां भी मायरा से बहुत खींची खींची से रहने लगी थी, क्योंकि वे सब उससे बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी। आखिर वो भी क्यों ना। मायरा साहिबा इस वक्त यूनिवर्सिटी के सबसे हैंडसम लड़की की मंगेतर जो बन चुकी थी। यूनिवर्सिटी के पहले दिन मायरा की जो नई दोस्त बनी थी, वो भी हर वक्त अबीर की तारीफों के पुल बांधने में लगी रहती थी। आखिरकार तंग आकर मायरा ने उसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए और गुस्से में कहा, देखो, अगर तुम्हें मेरे सामने सिर्फ उसी इंसान की बातें करनी है तो प्लीज तुम यहाँ से उठकर कहीं और चली जाओ। उसकी बात सुनकर रिदा हैरान रह गई और बोली, अरे अरे, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम्हें अपने शौहर की तारीफें सुनकर खुशी मिलती होगी, लेकिन खैर चलो, मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। ये कहते हुए रिदा ने बड़ी मासूमियत के साथ अपने होठों पर उंगली रख ली। रिदा भी एक बहुत बड़े और अमीर फैमिली से थी। उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल था। जब छुट्टी हुई तो ये दोनों एक साथ घर जाने के लिए बाहर निकली। आज माहिरा को लेने के लिए ड्राइवर आने वाला था, लेकिन उसने आने का टाइम थोड़ा लेट बताया था, जबकि माहिरा यूनिवर्सिटी से जल्दी फ्री हो गई थी और ड्राइवर के आने में अभी पूरे 3 घंटे बाकी थे। तभी रिदा एक्साइटेड होकर बोली, यार माहिरा, ऐसा करते ही कि हम दोनों चलकर घुड़सवारी करते हैं। रिदा की ये बात सुनकर माहिरा उसे बड़ी ही अजीब तरीके से देखने लगी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ सिर्फ इंसान ही घूम रहे हैं और मुझे दूर दूर तक कोई घोड़ा नजर नहीं आ रहा है। माहिरा की बात सुनकर रिदा जोर से हंसी और बोली, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में घुड़सवारी करने के लिए कह रही हूँ? ये तो आम लोगों की यूनिवर्सिटी है। मैं तुम्हें अपने घोड़ों के अस्तबल में चलने के लिए कह रही हूँ, जो कि असल में मेरे भाई का है। उन्होंने वहाँ बहुत ही अच्छी नस्ल के और बेहद प्यारे घोड़े रखे हुए हैं। कसम से वहाँ बहुत मजा आएगा। चलो ना, प्लीज चलते हैं। हम दोनों एक साथ बहुत इंजॉय करेंगे। आज उन दोनों की दोस्ती का पहला ही दिन था, इसलिए मायरा उसके साथ जाने में थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वो अंदर से बहुत एक्साइटेड भी थी,
क्योंकि उसे बचपन से ही घुड़सवारी करने का बहुत शौक था। बचपन में जब भी वो इस तरह की बातें करती थी तो दादी फौरन उसे टोकते हुए कह देती थी कि ये सब अपनी शादी की बात करना। मायरा अच्छे से जानती थी कि उसकी शादी किस तरह के खड़ूस और जिद्दी इंसान से होनी है, और वो अबीर के साथ रहकर अपना ऐसा कोई भी सपना पूरा करने का सोच भी नहीं सकती थी। बस इसी वजह से घर पर चुप हो जाती थी। लेकिन इस वक्त रिजा ने उसे जिद करके मना ही दिया था। मायरा ने तुरंत ड्राइवर को फोन करके उसे आने से मना कर दिया, और उसने ड्राइवर को यह भी समझा दिया कि वो इस बारे में घर पर किसी को और कुछ ना बताए। मायरा रिदा के साथ उसकी गाड़ी में जा बैठे। करीब आधे घंटे के बाद वो दोनों शहर से थोड़ा दूर बने एक आलीशान फार्म हाउस में पहुंच गए। फार्म हाउस के साथ ही एक अस्तबल बना हुआ था। उसे देखते ही मायरा की आंखें खुशी और हैरत से फैल गई। वहां खड़े घोड़े सच में बेहद खूबसूरत थे, लेकिन मायरा की नजरें जाकर टिकी एक शानदार काले रंग के घोड़े पर। और ठीक उसी वक्त उस काले घोड़े का जो मालिक था, उसकी नजरें मायरा पर जमी हुई थी। भाई, रिदा ने अरमान को पुकारा। तब जाकर वो होश की दुनिया में वापस आया। रिदा उसे शरारती नजरों से देख रही थी। खुदा से डरे भाई, वो शादीशुदा है, रिदा ने धीरे से कहा। ये सुनकर अरमान का मूड एकदम खराब हो गया। यार, एक तो मेरी किस्मत ही खराब है। जब भी मेरा किसी लड़की पर दिल आता है, या तो वो शादीशुदा होती है या फिर उसकी सगाई हो चुकी होती है। मायरा ने भी उसकी बात सुन ली थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरे मामले में एक और सीरियस प्रॉब्लम है। मैं तुमसे उम्र में बड़ी भी हूँ। ये क्या कह दिया आपने? अरमान ने फिल्मी अंदाज में अपने सीने पर हाथ रखा। उसकी इस ओवर एक्टिंग पर मायरा अपनी गर्दन पीछे की तरफ गिराकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह हंसते हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी, और ये बात उसे अरमान ने बोल भी दी थी। न जाने क्यों मायरा को अरमान का तारीफ करना अच्छा लग रहा था। इतने दिनों के तनाव के बाद वो आज थोड़ा अच्छा और हल्का महसूस कर रही थी। इसके बाद वो और रिदा काफी देर तक घुड़सवारी करती रही। शाम के 5 बज रहे थे जब ये दोनों फ्री होकर बाहर आई। तब जाकर मायरा का ध्यान अपने मोबाइल की तरफ गया। उसे अचानक याद आया कि उसका एक ससुराल भी है, जिन्हें इन्फॉर्म करना भी जरूरी था। जैसे उसने अपना मोबाइल ऑन किया, उसके शौहर अबीर के कई मिस कॉल्स पड़ी हुई थी, जैसा कि उसे उम्मीद भी थी। अबीर का नाम स्क्रीन पर देखकर एक पल के लिए डर से उसका हाथ कांप उठा। अरमान की पारखी नजरों ने मायरा के चेहरे पर आते जाते इस डर को भांप लिया था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरमान ने फिक्र से पूछा। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, वो हिचकिचाते हुए झूठ बोले। लेकिन जैसे ही वो लोग फार्म हाउस के गेट से बाहर निकले, एक चमचमाती गाड़ी बिल्कुल उनके सामने आकर झटके से रुकी। गाड़ी के शीशे नीचे हुए और सामने जो चेहरा नजर आया वो किसी और का नहीं बल्कि अबीर शाह का था। अबीर को सामने देखकर अचानक मायरा का दम घुटने लगा। डर के मारे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे चक्कर आया। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, अरमान ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। अपनी बीवी को किसी गैर मर्द की बाहों में देखकर अबीर गुस्से से पागल हो गया। वो एक खूंखार शेर की तरह गाड़ी से बाहर निकला। उसने एक झटके से अरमान के हाथों से अपनी बीवी का बाजू आजाद कराया और उसे अपनी तरफ खींच ले। मायरा का कमजोर दिल अब ये डर बर्दाश्त नहीं कर सका। वो अबीर की मजबूत बाहों में बेहोश होकर झुल गई। रिदा एक कोने में खड़ी अबीर के चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशन देख रही थी, जो इस वक्त चट्टान की तरह सख्त और डरावना लग रहा था। अब जाकर रिदा को एहसास हो रहा था कि क्यों मायरा कभी अपने शोहर का नाम नहीं लेती थी, और क्यों उसका जिक्र आते ही वो इस कदर सहम जाती थी। अबीर ने बेहद सख्त शब्दों में उन दोनों भाई बहनों को साफ समझा दिया था, दोबारा तुम लोग मेरी बीवी के आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह आखिरी वार्निंग देकर उसने मायरा को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और सीधे हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। हॉस्पिटल पहुंचकर मायरा को होश तो आ गया था, मगर वो इस वक्त अबीर का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। नर्स उसे दवाई पिला रही थी कि अचानक उसकी नजर अबीर पर पड़ी। अबीर ने भी देख लिया था कि उसे होश आ चुका है, लेकिन मायरा ने अनजान बनने की एक्टिंग की। उसने फौरन नर्स का हाथ झटका, बेड पर लेटी और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी इस बचकानी हरकत पर अबीर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, फिर भी उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो चलकर बेड के करीब आया, मायरा का कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में लिया और बेहद नरम लेकिन रोबीले लहजे में कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम जाग रही हो, इसलिए अपनी आंखें खोलो। तुम्हारा ये ड्रामा मेरे सामने काम नहीं करने वाला। मायरा ने बुरी तरह मुंह बनाते हुए अपनी आंखें खोली। वहां तुम किसकी इजाजत से गई थी? अबीर ने सीधे सवाल किया। मायरा अभी भी खामोश रही, क्योंकि इस वक्त उसमें बहस करने की जरा भी हिम्मत नहीं थी। अबीर ने प्यार से उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरी। फिलहाल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए बाद में हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, घर पर इस बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
मायरा ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल कुछ याद आते ही उसने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। अबीर को उसका इस तरह हाथ झटकना थोड़ा बुरा लगा, इसलिए वो बिना कुछ बोले सीधा कमरे से बाहर निकल गया। जब मायरा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, तो अबीर उसे लेकर वापस हवेली आ गया। पूरे रास्ते गाड़ी में सन्नाटा पसरा रहा। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन जैसे ही गाड़ी हवेली के सामने रुकी, अबीर ने बेहद गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल का वक्त है। इसके बाद तुम्हें कोई मोहलत नहीं मिलेगी और ना ही मैं तुम्हारा कोई बहाना सुनूंगा। मैं 2 सालों के लिए देश से बाहर जा रहा हूँ। मैं अपने यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पापा के साथ एक बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट में काम करना है। इन 2 सालों में तुम्हारे पास आज़ादी होगी, लेकिन ये मत भूलना कि मेरी नजरें हर वक्त तुम पर ही रहेंगी। कोई भी गलती मत करना, वरना मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हें सजा देने के लिए फौरन वापस आ जाऊंगा। कबीर की बात सुनते ही मायरा के दिल में तो जैसे खुशी के मारे लड्डू फूटने लगे। वह शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी कि वह अंदर से कितनी ज्यादा खुश थी। पूरे 2 साल की आजादी और रही सही कसर तब पूरी हो गई, जब उसे पता चला कि अगली सुबह ही अबीर की फ्लाइट है। ये सुनते ही तो खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। उसने कमरे के अंदर ही नाचना गाना शुरू कर दिया। अगली सुबह दादी अबीर को रुकने के लिए कह रही थी, लेकिन वो अपने फैसले पर अटल था। हवेली के सब लोग अबीर को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, लेकिन मायरा ने साफ मना कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो घर पर ही रहेगी। जबकि अंदर ही अंदर वो अबीर के जाने का जश्न मना रही थी। अबीर ने भी मायरा पर कोई जबरदस्ती नहीं की थी, और इस दुश्मन के यहाँ से चले जाने के बाद मायरा की जिंदगी सच में बहुत आसान हो गई थी। वो अब काफी हद तक आजाद महसूस कर रही थी। सबसे पहले तो उसने अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में दोबारा एडमिशन ले लिया। अब उस पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं था, और ना ही कोई उस पर अपना हुक्म चलाने वाला था। अगर घर के फोन पर कभी अबीर की कॉल आती भी, तो जानबूझकर वहां से चली जाती थी। अपने मोबाइल से तो उसने अबीर को बहुत पहले ही ब्लॉक कर दिया था। बीच में अबीर ने उसे अनब्लॉक करवाया भी था, लेकिन उसके यहाँ से जाते ही मायरा ने फिर से उसे ब्लॉक कर दिया। अब वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहने लगी थी। कभी कभार उसे अबीर की याद आ भी जाती थी, लेकिन ऐसा सिर्फ तब होता था जब कोई उस पर हुक्म चलाने की कोशिश नहीं करता था। मायरा ने जब से होश संभाला था, उसने खुद को अपनी दादी की गोद में ही पाया था और अपनी चाची को अपनी फिक्र करते देखा था। उसके पैदा होने के कुछ महीनों बाद ही उसके माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। मायरा की किस्मत अच्छी थी कि उस हादसे में उसकी जान बच गई थी। तब दादी ने उसे गले से लगा लिया था और खुद उसकी परवरिश करने का फैसला किया था। घर के सब लोग बहुत अच्छे थे, इसलिए सब लोगों ने इस छोटी सी बच्ची को दिल से अपना लिया था। लेकिन पूरे घर में सिर्फ एक ही शख्स ऐसा था जिसने उसे कभी सुकून से रहने नहीं दिया, और उसका नाम अबीर था। अबीर हवेली का सबसे लाडला बच्चा था और सब लोगों की आंखों का तारा था। वो बचपन से ही जिद्दी था, और जो भी चीज उसे पसंद आती वो उसे अपनी प्रॉपर्टी समझने लगता था और उसे हासिल करके ही दम लेता था। बचपन में उसे छोटी सी मायरा भी बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वो उस पर भी अपनी मर्जी चलाता था। अगर मायरा कभी उसकी बात मानने से इनकार कर देती, तो उसे मारकर अपनी बात मनवा लेता था। मायरा बचपन से ही उससे बहुत ज्यादा डरती थी और हमेशा उससे दूर भागती थी। वो तो उसके साय से भी दूर रहना चाहती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसका यह डर धीरे धीरे नफरत में बदल गया। अब तो उसे अबीर शाह के नाम से भी नफरत हो चुकी थी। उसे आज भी अच्छी तरह याद था कि जब दादाजी दुबई गए थे, तो वापसी पर वो मायरा के लिए एक बहुत ही प्यारी गुड़िया लेकर आए थे। मायरा को गुड़िया का बहुत शौक था, इसलिए वो हर वक्त उस गुड़िया को अपने साथ ही रखती थी। यहाँ तक कि सोते समय भी वो गुड़िया उसके सीने से लगी रहती थी। अभी से मायरा का यह प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन अबीर ने गुस्से में आकर उस गुड़िया की गर्दन तोड़ दी और चिल्लाकर बोला कि तुम्हारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं रहेगी जिसे तुम मुझसे भी ज्यादा प्यार करो। ये मायरा की मासूमियत का पहला कत्ल था, और उस दिन के बाद उसे अबीर हद से ज्यादा बुरा लगने लगा था। इस बात का बदला लेने के लिए मायरा ने भी एक दिन अबीर की गैर मौजूदगी में उसके कमरे में जाकर उसके सारे खिलौने तोड़ दिए। अबीर के पास बहुत कीमती और बड़ी बड़ी खिलौना गाड़ियां थी, और मायरा ने गुस्से में आकर उन सारी गाड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जब अबीर अपने कमरे में गया और उसने अपने पसंदीदा खिलौनों की यह हालत देखी, तो उसने चिल्ला चिल्लाकर पूरी हवेली को अपने सिर पर उठा लिया। अबीर के इस गुस्से को देखकर घर के सब लोगों ने मायरा को बहुत डांटा था, और फिर रात के वक्त इसका बदला लेने के लिए अबीर ने मायरा को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। पूरी रात मायरा उस अंधेरे कमरे में रोती रही और डरती रही, लेकिन उस हवेली में कोई भी उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह अबीर ने खुद जाकर उस कमरे का दरवाजा खोला, और उस दिन के बाद से मायरा को वो शख्स हद से ज्यादा जहर लगने लगा था। उसका दिल करता था कि वो किसी भी तरह अबीर की जान ले ले। दूसरी तरफ अबीर असल में मायरा से बहुत मोहब्बत करता था,
और उसे बेहद पसंद करता था, लेकिन वो उस लड़की के मुंह से अपने लिए कभी इनकार नहीं सुन सकता था। जब मायरा थोड़ी बड़ी हुई तो दादाजी ने उसका एडमिशन शहर के सबसे बड़े और महंगे स्कूल में करवा दिया, जहाँ लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। मायरा उस वक्त 10वीं क्लास में थी और वहाँ उसकी दोस्ती एक लड़के से हो गई थी जो काफी अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता था। और लड़का माहिरा को बहुत पसंद करता था और उसकी बहुत इज्जत भी करता था। वे दोनों स्कूल में भी हमेशा एक साथ ही रहते थे, इकट्ठा बैठकर अपना होमवर्क करते थे और ज्यादातर एक दूसरे के साथ ही देखे जाते थे। अबीर का कॉलेज भी माहिरा के स्कूल के बिल्कुल पास ही था, इसलिए एक दिन उसके दोस्तों ने आकर उसे बताया कि उन्होंने उसकी कजन को एक आइसक्रीम पार्लर में किसी लड़के के साथ देखा है और ऐसा लगता है कि वो लड़का उसकी कजन का बॉयफ्रेंड है। दोस्तों के मुंह से ये बात सुनते ही अबीर का खून गुस्से से खोलने लगा। उस दिन जैसे ही मायरा स्कूल से घर वापस आई, अबीर जबरदस्ती उसके कमरे में दाखिल हो गया और उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर झकझोरते हुए बोला, तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अगर मेरे अलावा तुमने किसी और की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें नोच डालूंगा और उस शख्स को भी जान से मार दूंगा। उस वक्त वो गुस्से में बहुत ज्यादा पागल हो चुका था और मायरा को उससे सच में बहुत डर लगने लगा था। कमरे से आ रही चिल्लाने की आवाज को सुनकर घर के बाकी लोग भी वहां जमा हो गए, लेकिन अबीर ने घर वालों को मायरा की उस लड़के वाली हरकत के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना ही कहा कि आप सब इस लड़की को समझा दे कि ये मेरी बीवी है और इसे अपनी हद में रहना चाहिए। इस लड़की का मेरे साथ निकाह हो चुका है। अबीर की ये बात सुनकर उस दिन मायरा पर एक कड़वी हकीकत खुली थी। उस दिन उसे समझ आया था कि क्यों अबीर हर वक्त उसके काम में टांग अड़ाता रहता है। अगले दिन जब वो स्कूल गई तो उसे पता चला कि उसका सबसे अच्छा दोस्त तैमूर स्कूल छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। स्कूल की कुछ लड़कियों ने उसे बताया कि तैमूर अपने घर वालों को बहुत ही बुरी हालत में मिला था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बेरहमी से पीटा हो। यहाँ तक कि उसके हाथ की हड्डी भी टूट चुकी थी। ये सुनते ही मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उस इंसान का नाम बहुत अच्छे से जानती थी जिससे तैमूर का यह हाल किया था, लेकिन डर के मारे वो किसी से कुछ बोल नहीं सकती थी। उस दिन की बात से उसने अभी से और भी ज्यादा दूरी बना ली। अब वो ज्यादातर अकेली रहने लगी थी और उसे लोगों से दोस्ती करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि अबीर को मायरा का किसी से भी बात करना बर्दाश्त नहीं होता था। अब मायरा अपना सारा वक्त अपने कमरे में ही गुजारती थी। उसकी एक सहेली ने उसे सलाह दी कि तुम अकेले बोर होती हो तो अपने पास कोई बिल्ली क्यों नहीं पाल लेती। मायरा को ये बात पसंद आई और एक बिल्ली ले आई, लेकिन अभी मुश्किल से 2 हफ्ते ही बीते थे कि अबीर ने उस बिल्ली को कहीं ले जाकर बेच दिया। मायरा ने इस बात पर घर में बहुत रोना धोना मचाया, लेकिन अबीर साफ मुकर गया कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है। इसके काफी समय बाद मायरा ने दोबारा हिम्मत की और एक तोता पाला, लेकिन अबीर ने उस तोते को भी अपने दोस्त को दे दिया और हमेशा की तरह इस बार भी वो साफ मुकर गया कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। खैर, जब अबीर 2 सालों के लिए देश से बाहर गया तो पीछे से मायरा चैन की सांस लेने लगी। वो जी भर कर अपनी मनमर्जियां कर रही थी। इस बीच यूनिवर्सिटी में उसकी क्लास के एक लड़के से दोस्ती हो गई, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे पता चला कि उस लड़के का बैकग्राउंड कोई खास अच्छा नहीं है। अहमद नाम का वो लड़का कई गलत और गैरकानूनी कामों में शामिल था। मायरा ने एक दिन जब सीधे उसे इस बारे में पूछा तो झूठी कस्में खाने लगा और बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं है मायरा, लोग तो बस मुझ पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों से हमारी ये दोस्ती बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए वे हमारे बारे में इस तरह की घटिया बातें फैला रहे हैं। उसकी बातें सुनकर मायरा चुप हो गई। उसकी ये सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेती थी, और इस बार भी उसने अहमद की बातों में आकर वही पुरानी गलती दोहरा दी थी। एक दिन अहमद ने मायरा से अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा। अब उन दोनों की दोस्ती को 2 साल गुजर चुके थे, इसलिए मायरा उसकी बात मान गई और उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। वे दोनों गाड़ी में बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक अहमद का मोबाइल बजने लगा। उसने गाड़ी को सड़क के किनारे रोका और बात करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलकर थोड़ा साइड में खड़ा हो गया। आसपास का नजारा बहुत खूबसूरत था, इसलिए मायरा भी गाड़ी से बाहर निकल आई और टहलते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक उसके कान में अहमद के कहे हुए शब्द गूंजे। वो फोन पर किसी से कह रहा था, हाँ यार, मैं उस सोने की चिड़िया को अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। कसम से बहुत मस्त चीज है, बस तुम लोग थोड़ा सा इंतजार कर लो, हम कुछ ही देर में वहां पहुंच रहे हैं। मायरा ने जैसे ये बात सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना कुछ सोचे समझे उल्टे कदमों वहां से पीछे की तरफ भागने लगी। अहमद ने उसे भागते हुए देख लिया और उसे पीछे से आवाज भी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मायरा को अहमद की असली हकीकत का पता चल चुका था। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे और वो डर के मारे कांप रही थी। उसने सीधे हाईवे पर भागने के बजाय साइड वाले कच्चे रास्ते पर दौड़ना शुरू कर दिया।
क्योंकि वो रास्ता आगे जाकर मेन रोड की तरफ निकलता था। मायरा भागते भागते जैसे ही मेन रोड पर पहुंची, सामने से आने वाली एक तेज गाड़ी से वो टकराते टकराते बची। गाड़ी के ड्राइवर ने ऐन वक्त पर जोर से ब्रेक लगाया। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और अंदर से अबीर बाहर निकला। अबीर को वापस आए हुए तकरीबन 2 दिन गुजर चुके थे। उसने अपना एक दिन अपने दोस्त के पास गुजारा था और अब चुपके से हवेली जाकर अपनी फैमिली को सरप्राइज देने जा रहा था। लेकिन इस वीरान सड़क पर अपनी बीवी को इस हालत में देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अबीर ने घबराकर पूछा, मायरा, तुम यहाँ इस सुनसान सड़क पर अकेले क्या कर रही हो? और तुम इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों हो? तुम्हारे साथ यहाँ और कौन आया है? उसने एक ही सॉन्ग में मायरा से ढेर सारे सवाल पूछ डाले। मायरा इस वक्त इतनी डरी हुई थी कि बिना कुछ सोचे समझे डर के मारे सीधे अबीर के गले लग गई और छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। अबीर ने भी बिना कुछ सोचे अपने होठ भींचे और उसे अपनी बाहों में मजबूती से छिपा लिया। मायरा काफी देर तक उसके गले लगकर रोती रही। जब उसे थोड़ा हौसला मिला और उसका डर कम हुआ तो वह अबीर से थोड़ा पीछे हटी। उसने अपने आंसू साफ किए और बोली, मेरी सहेली ने मेरे साथ एक प्रैंक किया था। वो मुझे बीच सड़क पर अकेले छोड़कर गाड़ी लेकर चली गई थी। यह सड़क पर कुछ आवारा लड़के घूम रहे थे, जिन्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई और भागने लगी। मुझे लगा था कि वो लड़के मुझे पकड़ लेंगे। इतना कहते कहते वो चुप हो गई और सिर झुकाकर दोबारा रोने लगी। उधर गाड़ी के अंदर अबीर का दोस्त भी बैठा हुआ था, जो बाहर का ये सारा नजारा देखकर अपनी नजरें झुकाए चुपचाप बैठा रहा। अबीर ने आगे बढ़कर अपनी बीवी के आंसू अपने हाथों से साफ किए। फिर उसने मायरा का हाथ पकड़ा और उसे चुपचाप गाड़ी में ले जाकर बिठा दिया। रास्ते में अबीर ने अपने दोस्त को गाड़ी से नीचे उतारा और अब गाड़ी में सिर्फ वो दोनों ही थे। अबीर ने गाड़ी चलाते हुए गंभीर आवाज में कहा, देखो मायरा, अगर तुम मुझे अभी सब कुछ सच बता दोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगा। लेकिन अगर मैंने खुद अपने तरीके से सच का पता लगवाया तो फिर मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आऊंगा। अबीर का लहजा अभी भी वैसा ही था, हमेशा की तरह हुक्म चलाने वाला। मायरा उसके इस बात को सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गई। उसके दिल में अहमद की वजह से जो डर बैठा हुआ था वो अबीर की अकड़ देखकर पल भर में गायब हो गया। वो तुरंत अपने पुराने वाले तेवर में वापस आते हुए बोले, जो कुछ मुझे तुम्हें बताना था वो मैं साफ साफ बता चुकी हूँ। इससे ज्यादा मेरे पास तुम्हें बताने के लिए और कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो मेरी बात पर यकीन करो और अगर यकीन नहीं करना तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक कर उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और गुस्से में खिड़की से बाहर देखने लगी। हवेली पहुंचते ही घर के सब लोग अबीर से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुए, लेकिन दूसरी तरफ मायरा का दिल अंदर ही अंदर बैठा जा रहा था। उसे डर था कि अबीर 2 साल पहले जो धमकी देकर गया था अब वो उसे हर हाल में पूरा करेगा। वो किसी भी कीमत पर अबीर से शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि सच तो ये था कि उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती थी। इस सब के बीच अहमद का असली चेहरा सामने आने पर उसे अपने ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था और बुरा महसूस हो रहा था। वो सोच रही थी कि अगर अबीर ऐन वक्त पर वहां ना आता तो न जाने उसके साथ क्या हो जाता। ये बात सोचते ही डर के मारे इसके वजूद में एक सिरहन सी दौड़ गई। लेकिन इस बार भी वो अपनी जान बचाने का क्रेडिट अबीर को देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो बार बार खुद को यही कहकर तसल्ली दे रही थी कि उसकी किस्मत अच्छी थी। बस इसी वजह से वो आज सही सलामत बचकर आ गई है। शाम को जब दादाजी ने उन दोनों की विदाई की बात छड़ी तो मायरा ने पूरी फैमिली के सामने साफ इनकार कर दिया। अभी तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैं विदा होकर नहीं जाऊंगी। मगर इस बार दादाजी उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि दादी ने भी उसे आंखें दिखाकर चुप करा दिया। जब मायरा परेशान होकर अपने कमरे में बैठी थी तो उसकी कजन शिफा ने आकर उसे फिर से वही पुराना मशवरा दिया। मायरा, तुम यहाँ रहकर क्यों परेशान हो रही हो? तुम कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर क्यों नहीं चली जाती? वहां जाकर सीधे अपने मामा से मदद मांग लो और फिर उनके साथ कोर्ट जाकर इस जिद्दी शोहर से हमेशा के लिए तलाक ले लो। असल में शिफा स्वभाव से ऐसी ही थी। वो किसी भी मामले को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती थी। वो घर की हर बड़ी बात को बस मजाक में उड़ा दिया करती थी। शिफा ने तो ये बात मजाक में कही थी, लेकिन मायरा इस बार उसके मजाक को बहुत सीरियसली ले चुकी थी। विदाई की रात से ठीक एक रात पहले उसने इस हवेली से भागने का पक्का फैसला कर लिया। हवेली के गेट पर गार्ड्स पहरा दे रहे थे, इसलिए उसने पीछे की दीवार कूदकर भागने के बारे में सोचा। लेकिन हवेली की दीवारें बहुत ऊंची थी और मायरा की हाइट मुश्किल से 5 फीट थी और दीवार पर चढ़कर उसे पार करने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक एक जानी पहचानी मर्दाना आवाज उसके कानों से टकराई। मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए इस ऊंची दीवार को कूदना बहुत मुश्किल होगा। अबीर की आवाज सुनते ही मायरा अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न होकर रह गई। डर के मारे कपड़ों का बैग भी उसके हाथ से छूटकर सीधे जमीन पर गिर गया। उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी
कि वो पलटकर वहां खड़े उस शख्स का सामना कर सके। उससे डर के मारे थूक निकला और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक अबीर ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमा लिया। तुम ऐसा करने की सोच भी कैसे सकती हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ये सब करके तुम अपने साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी करने जा रही थी? वो उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले आया और ले जाकर उसे नीचे बेसमेंट के एक कमरे में बंद कर दिया। अगली सुबह अबीर की जगह चाची ने आकर बेसमेंट का दरवाजा खोला। वो माहिरा से बहुत ज्यादा नाराज थी और साफ साफ अपनी इस नाराजगी को जता भी रही थी, लेकिन उन्होंने अबीर के कहने पर माहिरा की इस बात को छुपा लिया और खानदान में किसी को भी उसकी इस हरकत के बारे में नहीं बताया। वे जानती थी कि अगर ये बात बाहर निकली तो खुद उनकी ही बदनामी होगी। उसी शाम उन दोनों की शादी हो गई और फिर विदाई की रस्म पूरी हुई। रात काफी बीत जाने के बाद कजिन्स ने उसे ले जाकर अबीर के कमरे में बिठा दिया। माहिरा ने कमरे के अंदर कदम रखते ही सबसे पहला काम यही किया कि उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। माहिरा का दिल इस वक्त बहुत ज्यादा घबरा रहा था। वो किसी भी कीमत पर उस शख्स का सामना नहीं करना चाहती थी और आज की रात तो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी। यही सब सोच सोच कर उसकी हालत खराब हो रही थी। उधर अबीर ने जब कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसे पता चला कि दरवाजा दूसरी तरफ से लॉक है। ये देखते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने बाहर से सख्त आवाज में कहा, मायरा, अभी और इसी वक्त दरवाजा खोलो। यह कोई नया तमाशा खड़ा मत करो। मायरा अंदर से चिल्लाते हुए बोली, मैंने यहाँ कोई तमाशा नहीं खड़ा किया है और मैं दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलूंगी। आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। अगर मैं किसी तरह इस कमरे के अंदर आ गया ना मायरा, तो तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। मायरा अच्छे से जानती थी कि दरवाजा अंदर से लॉक है और वो इतनी आसानी से अंदर नहीं आ सकता। बस इसी भरोसे वो बिल्कुल रिलैक्स हो गई और उसे चैलेंज करते हुए बोले, अगर आप अंदर आ सकते हैं तो शौक से आइए। हो सकता है कि आपकी किस्मत आप पर थोड़ी मेहरबान हो जाए। कहकर वो बड़े आराम से बेड पर फैलकर लेट गए। अबीर को माहिरा का ये चैलेंज करने वाला अंदाज बहुत ज्यादा पसंद आया था। अब वो मुस्कुराता हुआ हवेली के बाहरी हिस्से की तरफ बढ़ने लगा और फिर कुछ ही देर में वो अपने कमरे की बालकनी के पास पहुंच गया। असल में माहिरा मैडम बालकनी का दरवाजा लॉक करना बिल्कुल भूल गई थी, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अबीर बाहर से घूमकर वहां से भी अंदर आ सकता है। अबीर उसकी इस बेवकूफी पर दिल ही दिल में मुस्कुराया और कमरे के अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने कमरे के अंदर कदम रखा, सामने का नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए और उसके होठों से एक हल्की सी सीटी निकल गई। माहिरा उस वक्त उसकी मौजूदगी से बिल्कुल अनजान थी। वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी और शादी का वो भारी जोड़ा अपने वजूद से अलग कर चुकी थी। जब उसने किसी के कदमों की आहट सुनी तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने चौंक कर पीछे पलट कर देखा तो डर के मारे उसकी सांसें अटक गई। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसकी आंखों का कोई धोखा है या वो कोई बुरा सपना देख रही है। उसने अपनी आंखें मसल कर दोबारा खोली, लेकिन सामने का नजारा बिल्कुल नहीं बदला था। वो शख्स सच में कमरे के अंदर खड़ा था, बल्कि वो धीरे धीरे मायरा के और भी ज्यादा नजदीक आ चुका था और अब उन दोनों के बीच का फासला ना के बराबर रह गया था। मायरा ने तुरंत घबराकर अपनी धड़कनों पर हाथ रखा और खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अभी सब कुछ देख चुका था। सामने का नजारा देखकर उसके जज्बात भड़क उठे थे और उसकी बेचैनी भी अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुकी थी। तुमने मुझे चैलेंज किया था ना लड़की, ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा तो माहिरा डर के मारे पीछे की तरफ हटने लगे, लेकिन पीछे ड्रेसिंग टेबल होने की वजह से उसे वहीं रुकना पड़ा। अबीर भी रुकने के लिए तैयार नहीं था और उसके नजदीक आया और बोला, मैंने तुम्हारा चैलेंज स्वीकार किया था और देखो, मैं जीत भी गया। अब बताओ मेरे लिए क्या इनाम है। ये कहते हुए जैसे ही उसने मायरा की कमर पर अपने हाथ जमाए, मायरा डर के मारे बुरी तरह सिसकने लगी। घबराहट में उसने अपना हाथ हटाया तो अबीर की बेताब नजरें उसकी धड़कनों पर जाकर टिक गई। मायरा खुद को छुपाने की कोशिश में पूरी तरह बेहाल हो रही थी, जबकि अबीर उसकी इन छोटी छोटी नाकाम कोशिशों को देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। तुम अच्छी तरह जानती हो ना मायरा, कि तुम जितनी चाहे उतनी कोशिश कर लो, लेकिन तुम खुद को मुझसे कभी दूर नहीं कर सकती। ये कहकर अबीर ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बहुत ही आराम से ले जाकर सोफे पर लिटा दिया। शादी का लहंगा अभी भी उसके जिस्म पर था। वो बस ब्लाउज चेंज कर रही थी। इस वक्त मायरा का बस नहीं चल रहा था कि वो किसी भी तरह अबीर के चुंगल से छूटे और भागकर ड्रेसिंग रूम के अंदर चली जाए। उसे सोफे से ड्रेसिंग रूम तक का ये छोटा सा रास्ता भी सदियों जितना लंबा लग रहा था। बेबसी और डर के मारे मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। अबीर ने आगे बढ़कर उसके उन आंसुओं को चूम लिया और अपना चेहरा उसके और नजदीक ले जाकर उसके होठों को चूमने लगा। वो धीरे धीरे अपना पूरा जुनून उसमें उतारता जा रहा था, जबकि मायरा खुद को उससे आजाद कराने की कोशिशों में पूरी तरह थक चुकी थी। वो रोते हुए मिन्नतें करने लगी, प्लीज मुझसे दूर हो जा,
मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। मायरा की बात सुनकर अबीर अचानक काफी सीरियस दिखाई देने लगा। इस बार उसने उसकी बात पर कोई गुस्सा नहीं किया, बल्कि वो बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। उसने मायरा के करीब रहते हुए बड़े ही शांत लहजे में सवाल किया, क्या मैं तुमसे इस नफरत की वजह पूछ सकता हूँ? मायरा दबी हुई आवाज में बोली, पहले ये सब बंद करो और मुझसे दूर हटो। अबीर मुस्कुराया और बोला, ओह, मैं तो भूल ही गया था कि इन दोनों में से कोई एक ही चीज एक बार में मुमकिन हो सकती है। चलो फिर ऐसा करते हैं कि पहले हम दोनों आराम से बात कर लेते हैं और उसके बाद हम जी भरकर रोमांस करेंगे। ये कहते हुए उसने मायरा को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया और मायरा बस बेबसी से उसका चेहरा देखती रह गई। अबीर की नजरें बार बार मायरा के उन हाथों पर जाकर टिक जाती थी जो उसकी धड़कनों पर जमे हुए थे और इस वक्त उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन लग रहे थे। मायरा ने बेबसी से कहा, मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ से दूर हो जाओ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ताकत में तुम्हारा मुकाबला कर सकूं। तो फिर तुम खुद को पूरी तरह मुझे क्यों नहीं सौंप देती? मायरा की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं बुरी तरह टूट जाऊंगी और मैं अब और टूटना नहीं चाहती। मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा मायरा। तुम सिर्फ एक बार, बस एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। उसने बहुत ही प्यार और शिद्दत के साथ उसे अपने बाहों में समेटते हुए कहा। मायरा ने तड़प कर जवाब दिया, मैंने तुम पर भरोसा करने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा तुमने मेरे उस भरोसे को ठेस पहुंचाई है। तुमने मुझे हमेशा एक कठपुतली समझा जिसे तुम जब चाहे अपनी उंगलियों पर नचाते रहे। तुमने कभी भी मुझसे मेरी पसंद के बारे में नहीं पूछा और ना ही कभी मेरी किसी बात को कोई अहमियत दी। मैं तुम जैसे इंसान के साथ भला कैसे एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हूँ? वो बोलते बोलते बुरी तरह रो पड़ी। अबीर ने बहुत ही प्यार से उसके बालों के एक लट को अपनी उंगलियों के चारों तरफ घुमाया और उसकी रोती हुई आंखों पर फूंक मारते हुए बड़े ही यकीन के साथ बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ मायरा कि आइंदा तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और मैं तुम्हें ये बात भी साफ कर देना चाहता हूँ कि आज तक मैंने तुम्हारे साथ जैसा भी बर्ताव किया है, मुझे उसका पूरा एहसास है और मैं अपनी उन हरकतों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हूँ। इन 2 सालों में जब तुमसे दूर रहा तो मुझे बहुत गहराई से अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मैं सच में वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम बस एक बार मुझे माफ कर दो। अबीर की ये बातें सुनकर मायरा बड़े ही अजीब तरीके से हंसने लगी। अबीर, तुम वाकई बहुत ज्यादा चालाक हो। अब जब तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम इतने अच्छे बन रहे हो और यहाँ तक कि मेरा हुक्म मानने के लिए भी तैयार हो रहे हो। तुम मर्द भी ना कितने अजीब होते हो। मायरा की बात सुनते ही अबीर तुरंत उससे दूर हुआ और सोफे से उठकर सीधा खड़ा हो गया। उसने मायरा की आंखों में देखते हुए बेहद गंभीर आवाज में कहा, ठीक है मायरा, अब मैं उस वक्त तक तुम्हारे नजदीक नहीं आऊंगा जब तक मैं दोबारा तुम्हारा भरोसा नहीं जीत लेता, चाहे इसके लिए मुझे कितने ही साल इंतजार क्यों ना करना पड़े। मायरा सोफे पर बैठी हैरान होकर अबीर के चेहरे को देखने लगी। पहले तो उसे लगा कि अबीर हमेशा की तरह कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि इस बार अपनी बात को लेकर बेहद सीरियस था। अबीर ने मायरा से नजरें चुराते हुए कहा, तुम भी फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर लो और सो जाओ। मैं भी आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। एक कहकर वो चुपचाप ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि मायरा अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हुई खुद फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में वापस आई तो उसने देखा कि अबीर सोफे पर सोया हुआ था। उसकी हाइट काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से उसकी टांगे सोफे से बाहर लटक रही थी। मायरा को ये देखकर थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन अपने दिल को पत्थर का बनाकर वो बड़े आराम से आकर बेड पर लेट गई। इंसान में थोड़ी सी तो इंसानियत होनी चाहिए। कोई झूठे मुंह ही पूछ लेता है कि आप इस छोटे से सोफे पर कैसे सोएंगे, लेकिन नहीं, मेरी बीवी को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। अबीर की ये जली कटी बात सुनकर ना जाने क्यों माहिरा दबी हुई आवाज में हंसने लगी। अबीर के कान भी अच्छे खासे तेज थे। उसे फौरन उसकी हंसी की आवाज आ गई। हाँ हाँ, हंस लो, जितना हंस सकती हो हंस लो, बाद में मेरा भी वक्त आएगा। एक कहकर उसने जैसे ही करवट बदली वो सोफे से फिसलकर सीधे जमीन पर गिर गया। अब कमरे में माहिरा की हंसी गूंज रही थी। इस बार उसने अपनी हंसी को रोकने की कोशिश नहीं की थी। वह हंसते हुए बोली, जितना आपने मुझे बचपन से परेशान किया है ना, अब मैं आपको उससे डबल परेशान करूंगी। अब से इस घर में मैं आपका रोल अदा करूंगी। अगर इस बीच आपने एक बार भी मेरे साथ कोई जबरदस्ती या सख्ती करने की कोशिश की तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अगर आपको मेरी माफी चाहिए तो आपको चुपचाप मेरी हर बात माननी होगी। वो सीधे अबीर की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। आप हुक्म कीजिए मैडम, आपका हर हुक्म मानना ही इस नाचिस का काम है। एक एक कर अबीर फिर से सोफे पर लेट गया। सुनो, जी सुनाइए। अगर तुम वादा करो कि कोई गलत हरकत नहीं करोगे तो तुम यहाँ बेड पर आकर सो सकते हो। अभी मायरा के बाकी शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे
क्योंकि अबीर पलक झपकते ही उसके बेड पर आकर लेट चुका था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने तुरंत मायरा को अपनी बाहों में भी ले लिया था। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ कि इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं बहुत कुछ करूंगा। अबीर अपनी पुरानी आदतों से इतनी जल्दी बाज नहीं आ सकता था, और इस बात का अंदाजा अब माहिरा को भी अच्छे से हो चुका था। देखो, तुम फिर से मुझ पर अपना हुक्म चला रहे हो अबीर। इस बार तुम्हें मेरी माफी बिल्कुल नहीं मिलेगी, अबीर ने मासूम बनते हुए कहा। मैं हुक्म नहीं चला रहा हूँ, बल्कि आपसे प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मंजूर करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने बचपन का वही रटा रटाया स्कूल वाला डायलॉग सुनाया, जिसे सुनकर माहिरा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। इस बार वो पूरी तरह शांत थी। उसने अबीर के सीने पर अपना सिर टिकाया और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। वक्त के साथ अबीर काफी बदल चुका था। अब वो पहले की तरह मायरा पर हर छोटी बात को लेकर अपनी मर्जी नहीं थोपता था। उसने मायरा को उसका स्पेस और आजादी देना शुरू कर दिया था, और उसकी फ्रीडम की दिल से इज्जत भी करता था। हाँ, कभी कभार अपनी पुरानी आदत की वजह से वो उसे टोक जरूर देता था, लेकिन अब उसके पीछे सिर्फ मायरा की भलाई और फिक्र होती थी। धीरे धीरे मायरा को भी इस बात का एहसास होने लगा था कि पास्ट में अबीर ने उसे जिन भी चीजों के लिए रोका टोका था, वो सब उसके अच्छे के लिए ही था। बस अबीर का तरीका गलत था, और ये बात उसने एक दिन अबीर को खुलकर बता भी दी थी। अबीर को भी अपने उस पुराने एटीट्यूड और बर्ताव पर बेहद पछतावा था। अब मायरा भी उसके इस बदले हुए रूप और प्यार के आगे अपनी सारी जिद छोड़ चुकी थी। एक दिन जब अबीर ऑफिस से थका हारा घर लौटा, तो मायरा चुपके से आकर उसकी गोद में बैठ गई और बड़ी शिद्दत से उसे देखने लगी। अबीर को तो एक पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि ये उसकी वही बीवी है जो कभी उसे अपने पास फटकने भी नहीं देती थी, और आज खुद उसके प्यार में खो जाना चाहती थी। अबीर ने मायरा को गले लगा लिया और पूरी शिद्दत से अपना बना लिया। आखिरकार अबीर उस लड़की का दिल जीतने में कामयाब हो ही गया, जिसे उसने बचपन से बेइंतहा मोहब्बत की थी। मायरा के दिल की सारी कड़वाहट और गलतफहमियां हमेशा के लिए मिट चुकी थी। अब वो भी अबीर से दूर रहने की सोच भी नहीं सकती थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे। दोस्तों, उम्मीद है कि प्यारी सी लव स्टोरी आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नई कहानियों के सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।